This video is part 1 of our banking analysis series. ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट वी विल गो थ्रू द डिफरेंस बिटवीन अ बैंकिंग कंपनी एंड अ नॉन बैंकिंग कंपनी. लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ कोको कोला. कोको कोला का मेन बिजनेस है टू सेल बेवरेजेस. सो बेवरेजेस से जितना भी रेवेन्यू आएगा दैट्स द पार्ट ऑफ देयर कोर ऑपरेटिंग रेवेन्यू. एंड इसके बाद कोको कोला को प्रोड्यूस करने के लिए जितना भी रॉ मटेरियल एंड लेबर लगा दैट्स द पार्ट ऑफ देयर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. इसके बाद आएगा ग्रॉस प्रॉफिट. फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से आप अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे, देन यू विल गेट द ऑपरेटिंग इनकम. नाउ लेट्स मूव टू अ बैंकिंग कंपनी. बैंकिंग कंपनीज का काम है मार्केट से लो इंटरेस्ट पे पैसा उठाना, फिर उस पैसे को हायर इंटरेस्ट पे लोन और इन्वेस्ट करना. एंड इसके बीच में जितना भी डिफरेंस होगा, जैसे हायर इंटरेस्ट अर्न एंड लो इंटरेस्ट पे होगा, दैट इज इनकम फॉर बैंकिंग कंपनीज. सो इंटरेस्ट अर्न इज द मेन बिजनेस ऑफ बैंकिंग कंपनीज. दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर यस बैंक. आप इसके इनकम स्टेटमेंट में देखिए, टॉप मोस्ट लाइन आइटम है नेट इंटरेस्ट इनकम. ये नेट इंटरेस्ट इनकम आता है आपका इंटरेस्ट इनकम एंड माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस. इसके बीच में जो डिफरेंस है दैट इज योर नेट इंटरेस्ट इनकम. दिस इज द टॉप मोस्ट आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. आप ये भी कह सकते हैं दिस इज द कोर रेवेन्यू फॉर बैंकिंग कंपनीज. इसके साथ साथ बैंक्स अदर सर्विस भी प्रोवाइड करता है टू देयर कस्टमर, जैसे प्रोवाइडिंग एटीएम सर्विस, इशू ऑफ डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस को सेल करने का सर्विस, ब्रोकरेजेस, फॉरेक्स सर्विस एंड म्यूचुअल फंड एंड और भी अदर सर्विसेज है. इस पे बैंक कमीशन अर्न करता है. दैट इज सेकेंडरी इनकम फॉर बैंकिंग कंपनीज. कमीशन अर्न एंड बैंक का जितना भी अदर बिजनेस है आपको नॉन इंटरेस्ट इनकम में मिल जाएगा. मीन्स कि इनकम अदर देन योर कोर ऑपरेशन, दैट इज इंटरेस्ट इनकम. चलिए लेट्स इसका मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ. यहाँ पर मैंने बैंक का एनुअल रिपोर्ट ओपन किया है ईयर 2020 फिस्कल ईयर 2024. नाउ लेट्स गो टू इट्स नोट. यहाँ पर देखिए कि अदर में क्या क्या इंक्लूड है. कमीशन है, एक्सचेंज है, ब्रोकरेजेस है एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. मीन्स बैंक ने कहीं पर इन्वेस्ट करके रखा था इन इक्विटी और बॉन्ड, उसको सेल करके कितना प्रॉफिट हुआ है. रीवैल्यूएशन मतलब चेंज इन वैल्यू से कितना प्रॉफिट हुआ है. सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग ऑन एसेट, ये दिस इज पार्ट ऑफ नॉन ऑपरेटिंग इनकम. फिर है एक्सचेंज रेट मीन्स की फॉरेक्स, और किसी शेयर में इन्वेस्ट करके रखा था उससे कितना डिविडेंड मिला है. यहाँ पर देखिए लीज फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इंटरेस्ट ऑन लीज ऑन रिसीवेबल वगैरह का यहाँ पर आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा. मीन्स ये जितने भी आप इनकम देख रहे हैं दैट इज अदर देन द कोर बिजनेस. Now let's move to balance sheet. This is consolidated balance sheet of Yes Bank. हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया था कि बैंक लो इंटरेस्ट पे मार्केट से पैसा उठाता है एंड हाई इंटरेस्ट पे उसको लोन एंड एडवांस में देता है, एज वेल एज उस पैसे को और अदर कहीं इन्वेस्ट करता है टू अर्न इंटरेस्ट. यहाँ पर ये बैलेंस शीट में देखिए कि बैंक ने कहाँ कहाँ से पैसा उठाया है. नंबर 1 item is deposits and number 2 item is borrowing. Now we will follow their notes जिससे हम लोग को और आइडिया होगा कि जो बैंक ने फंड उठाया है उसका मेन सोर्स क्या क्या है. सो डिपॉजिट आपका डिनोट करता है कि जो कस्टमर ने आपके बैंक में डिपॉजिट किया है वो किस फॉर्म में है. डिमांड डिपॉजिट, सेविंग और टर्म डिपॉजिट. नाउ लेट्स मूव टू बोरोइंग. बोरोइंग में देखिए कि बैंक ने कहाँ कहाँ से बोरो किया है. नंबर 1 इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक को मनी बोरो करता है विद अ रेपो रेट जो है अराउंड 6.5%. एंड ये आरबीआई इसमें कंट्रोल भी रखता है कि अगर इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा है देन आरबीआई विल इंक्रीज द रेपो रेट, अगर इन्फ्लेशन कम है देन आरबीआई विल कट द रेपो रेट. और यहाँ पर देखिए कि और भी है, जैसे अदर बैंक से बोरो किया है, अदर इंस्टीट्यूशन एजेंसीज, और भी काफ़ी लाइन आइटम है आप यहाँ पर देख सकते हैं. डिपॉजिट्स में हमने देखा कि बैंक डिपॉजिट लाता है इन फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट, करेंट एंड सेविंग डिपॉजिट एंड आपका आ गया टर्म डिपॉजिट. डिमांड डिपॉजिट में इंटरेस्ट 0% है
सेविंग में अराउंड 2 से 3% का इंटरेस्ट देना पड़ता है बैंक को, एंड टर्म डिपॉजिट मतलब कि एफडी में 4 से लेके 5% या 6% भी पकड़ सकते हैं, इतना इंटरेस्ट देना पड़ता है। सेविंग अकाउंट में जैसे मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है कस्टमर को, वो मिनिमम बैलेंस जैसे 20,000 है या 10,000 एज पर बैंक्स रिक्वायरमेंट। तो उस 20,000 पे बैंक इंटरेस्ट देता है, दैट इज 2 to 3%। ऑन द अदर हैंड बोरोइंग पे इंटरेस्ट आता है ऑलमोस्ट 6 to 7%। इसके बाद बैंक विल यूज ऑल दिस फंड्स जैसे डिपॉजिट्स एंड बोरोइंग, इसको बैंक लेंड करता है एंड इसको और अदर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, एंड इससे हायर इंटरेस्ट अर्न करता है, जिससे बैंक को मिलता है नेट इंटरेस्ट इनकम। यही है बैंक का पूरा पूरा बिजनेस। अगर बैंक को एनआईआई इंक्रीज करना है, मींस की नेट इंटरेस्ट इनकम, तो बैंक को डिपॉजिट में से करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट ज़्यादा से ज़्यादा ओपन करना पड़ेगा, बिकॉज करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट सबसे कम है, मींस की चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। सेविंग अकाउंट में 2 से 3% का इंटरेस्ट देना पड़ता है, एंड करेंट अकाउंट में ऑलमोस्ट 0% इंटरेस्ट है। विद आप जितना कासा लाएंगे उतना ही आप अपना इनकम इंक्रीज कर सकते हैं, एज वेल एज आप अपना ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। सो आप देखेंगे कि जितने भी बैंक्स है, जिन लोगों का कासा काफ़ी अच्छा है, मीन्स की 50 to 60%, उन लोगों का ग्रोथ आपको काफ़ी अच्छा देखने मिलेगा, एज वेल एज उन लोगों का नेट इनकम, एंड उन लोगों का वैल्यूएशन भी आपको एज कंपेयर टू इंडस्ट्री ज़्यादा देखने मिलेगा। नाउ लेट गेट बैक टू आवर टॉपिक। बैंक ने जितना भी फंड उठाया है आइदर इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिट एंड बोरोइंग, बैंक इसमें से पूरा पूरा एडवांस एंड इन्वेस्ट नहीं कर सकता। एज पर आरबीआई गाइडेंस, बैंक को कुछ पोर्शन सीआरआर एंड एसएलआर में डिपॉजिट करना पड़ेगा। चलिए इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। देखिए, जो बैंक ने पैसा रेज किया है इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, ये कस्टमर का पैसा है। कस्टमर ने बैंक में डिपॉजिट किया है इन फॉर्म ऑफ करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट, एंड कस्टमर कभी भी अपना पैसा विड्रॉ कर सकता है एज पर देयर नीड। अगर बैंक पूरा पूरा पैसा जो डिपॉजिट से कलेक्ट किया है उसको लोन एंड एडवांस दे देगी, देन हाउ कैन बैंक विल मैनेज द लिक्विडिटी। सो एज पर आरबीआई रिक्वायरमेंट, बैंक को कुछ अमाउंट लिक्विड एसेट में रखना पड़ेगा इन फॉर्म ऑफ सीआरआर एंड एसएलआर। नाउ लेट्स डिस्कस द सीआरआर। सीआरआर का मतलब है कैपिटल रिजर्व रेशियो। ये अमाउंट को आरबीआई के पास डिपॉजिट करना पड़ेगा, एंड इस अमाउंट पे आरबीआई कोई भी इंटरेस्ट नहीं देगी। ये एक्चुअली आरबीआई करता है टू मेंटेन द लिक्विडिटी एज वेल एज टू कंट्रोल द मॉनेटरी पॉलिसी। जैसे अगर कंट्री में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन है, देन आरबीआई विल इंक्रीज द सीआरआर रेट, जिसके वजह से मार्केट में कम फंड फ्लो करेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर इन केस ऑफ रिसेशन, आरबीआई विल कट द सीआरआर रेट, जिसके वजह से मार्केट में फंड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। जिसका प्राइम एग्जांपल है कोविड-19। इन द टाइम ऑफ कोविड-19 सीआरआर का रेट 3% तक चला गया था। ये है बैलेंस शीट। यहाँ पर देखिए डिपॉजिट। ये डिपॉजिट आया है इन फॉर्म ऑफ सेविंग, करेंट एंड टर्म डिपॉजिट। इसका कुछ पोर्शन यहाँ पर देखिए कैश एंड बैलेंस विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यही है आपका सीआरआर। इसका मतलब कितना पैसा सीआरआर फॉर्म में रखा है बैंक ने, ये यही डिनोट करता है। आप इसको इसके साथ आप डिवाइड करके देखेंगे तो आपको रेशियो मिल जाएगा कि कितना यस बैंक ने आरबीआई के पास डिपॉजिट किया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एसएलआर। एसएलआर का मतलब है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें बैंक को कुछ पोर्शन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसमें बैंक को कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा। ये इसलिए किया जाता है बिकॉज अगर कभी भी कस्टमर अपना अमाउंट विड्रॉ करता है फ्रॉम सेविंग, करेंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट, तो बैंक के पास ऐसा एसेट होना चाहिए
जिसको वो कभी भी लिक्विडेट करके अपना वर्किंग कैपिटल एंड लिक्विडिटी का प्रॉब्लम जल्द से जल्दी सॉल्व कर सके। अगर आपको पता लगाना है कि यस बैंक ने कितना एसएलआर में इन्वेस्ट किया है, तो इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट का नोट्स में जाना पड़ेगा। ये दिया है नोट नंबर 8। लेट्स विजिट नोट नंबर 8। दिस इज यस बैंक नोट नंबर 8। यहाँ पर आप देखिए कि बैंक ने कहाँ कहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, ये दोनों का टोटल ही आपका एसएलआर है। इसमें आरबीआई का गाइडेंस है कि मिनिमम 18% आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड अदर गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में रखना पड़ेगा, बिकॉज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज वन ऑफ द सेफेस्ट सिक्योरिटी इन इंडिया। बैंक को कभी भी अपना लिक्विडिटी का रिक्वायरमेंट रहेगा तो वो ये सिक्योरिटीज कभी भी सेल करके अपना रिक्वायरमेंट पूरा कर सकती है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट एज्यूम बैंक के पास डिपॉजिट्स है ऑलमोस्ट 1000 करोड़, बोरोइंग्स है 0। इस एग्जांपल में हम लोग को बोरोइंग्स 0 करोड़ लेके चल रहे हैं। तो बैंक के पास जितना भी सोर्स ऑफ द फंड है, जितना भी अवेलेबल फंड है, दैट इज 1000 करोड़। अभी देखते हैं कि बैंक के पास 1000 करोड़ रुपीस है। 1000 में से 4% उसने आरबीआई को डिपॉजिट किया, फिर 18% एसएलआर में डिपॉजिट किया, तो हुआ 22%। नाउ वी विल डिडक्ट 22% फ्रॉम 1000 करोड़, तो आता है 780 करोड़। इन शॉर्ट, बैंक के पास 780 करोड़ है टू गिव दैट अमाउंट इन फॉर्म ऑफ लोन एंड एडवांस और इन्वेस्टमेंट इन अदर सिक्योरिटीज। नाउ ये जो 780 करोड़ रुपीस बचा बैंक के पास, बैंक अपने हिसाब से लोन और एडवांस नहीं दे सकता। इसमें भी आरबीआई का कंडीशन है कि जितना भी लोन का अमाउंट बचा आफ्टर डिडक्टिंग द एसएलआर एंड सीआरआर, इसमें से 40% जाएगा प्रायोरिटी सेक्टर को। प्रायोरिटी सेक्टर में क्या क्या इंक्लूड है, जैसे एग्रीकल्चर लोन हो गया, एसएमई हो गया, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज हो गया, एजुकेशन लोन एज वेल एज बीकर सेक्टर के लिए लोन जैसे वोमेन एससी एसटी लोन, ये इसका पोर्शन होगा 40%। उसके बाद जितना भी बचेगा फॉर फ्रॉम लोन अमाउंट 60% बैंक फिर अपने हिसाब से उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकती है। लेट गेट बैक टू आवर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ये आपका यस बैंक का बैलेंस शीट है। यहाँ पर आप देखिए एडवांस, एडवांस का नोट है नोट नंबर 9। लेट्स गो टू इट्स नोट्स। यहाँ पर आप देखिए कि नोट्स में 3 टाइप ऑफ बाइफिकेशन दिया है। एक आपका बिल परचेज डिस्काउंट, कैश क्रेडिट, टर्म लोन। फिर सेकंड बाइफिकेशन में सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन का बाइफिकेशन दिया है। फिर थर्ड बाइफिकेशन दिया है इन पॉइंट नंबर सी। यहाँ पर देखिए आप प्रायोरिटी सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, बैंक एंड अदर। यहाँ पर आप ये देखिए कि दिस इज द प्रायोरिटी सेक्टर लोन। इसमें आपका एग्रीकल्चर लोन आ जाएगा, एसएमईज का लोन आ जाएगा, एससी एसटी एजुकेशन एंड अदर वीकर सेक्शन मीन्स कि एससी एसटी का लोन यहाँ पर इंक्लूड है। ये मोटा मोटी बैंक 40% रखता है एज पर आरबीआई रूल। अगर ये नहीं रखा देन बैंक को गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लाइक मनरेगा प्रोग्राम और अदर प्रोग्राम जिसमें इतना इंटरेस्ट बैंक को नहीं मिलेगा। सो दैट्स वाई हर एक बैंक ट्राई करता है कि टू एक्चुअली कंप्लीट दिस 40% रूल। ये एनुअल रिपोर्ट है यस बैंक का। चलिए मैं आपको एक और बैंक का दिखाता हूँ। दिस इज एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का मैं अगर यहाँ पर देखूँ एडवांस, इसका भी नोट नंबर 9 में है। नाउ लेट्स गो टू द नोट नंबर 9। यहाँ पर भी आप देखिए इन्होंने भी बाइफिकेशन किया है प्रायोरिटी सेक्टर, ये भी अराउंड 40% के आसपास आ जाएगा। होप अभी तक आपको बैंकिंग का बिजनेस मॉडल थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा एंड एज वेल एज बैंकिंग सेक्टर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा होता है थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू पता चल गया होगा। जैसे हम लोगों ने बात किया डिपॉजिट, बोरोइंग, सीआरआर, एसएलआर, एडवांसेस में, फिक्स एसेट वगैरह में थोड़ा बहुत हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर कुछ पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो डोंट वरी, ये सीरीज बैंकिंग सीरीज में काफ़ी वीडियोस आएंगे। ये सीरीज एंड होते होते आपका बेसिक से एडवांस पहुंच जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड वी विल यूज द मॉडल
जिसके वजह से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा विद द हेल्प ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन कि क्यों क्यों जो टॉप बैंक्स है दे आर ट्रेडिंग एट वेरी हाई प्रीमियम एंड PSU बैंक एंड यस बैंक ट्रेडिंग एट वेरी लो वैल्यूएशन। हम लोगों ने हर एक चीज़ का यहाँ पर डेटा विजुअलाइजेशन किया है। मैं ये शेयर कर दूंगा एंड मैं आपको समझा दूंगा कि मैंने जितना भी डेटा वगैरह है मैंने कहाँ से कलेक्ट किया है। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे मैं आपके साथ ये भी शेयर कर दूंगा, जैसे यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर, सारे बैंकिंग सेक्टर का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन मिल जाएगा, एनुअल रिपोर्ट मिल जाएगा, एज वेल एज आपका Q4 रिपोर्ट भी मैं शेयर कर दूंगा। सो हैप्पी दिवाली एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।